चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने एक पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। सोचिए जरा, एक लड़का जिसे एक गिलास पानी तक पीने नहीं दिया जाता, वो बड़ा होके 1 अरब लोगों की किस्मत कैसे लिख सकता है। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उसी अविश्वसनीय सफर को देखेंगे, कैसे वो सामाजिक भेदभाव की गहराइयों से निकलकर भारत के संविधान के निर्माता बने। तो ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को। इसी दिन भीमराव आम्बेडकर का जन्म हुआ, एक ऐसी जाति में जिसे उस वक्त का समाज अछूत मानता था, महार जाति में। ये अस्पृश्यता या अछूत होना, ये तो मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत ही क्रूर सामाजिक व्यवस्था थी, जहां कुछ जातियों को इतना कह सकते हैं अशुद्ध माना जाता था कि उन्हें छूना भी पाप था। उन्हें उनके बुनियादी मानवाधिकारों से भी दूर रखा जाता था। भीमराव ने इसी दुनिया में अपनी आंखें खोली थीं। स्कूल में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। उन्हें क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें अपने घर से एक बोरी लानी पड़ती थी और क्लास के बाहर उसी पर बैठना पड़ता था। सोचिए, स्कूल के पहले ही दिन से उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था। पानी पीना भी एक जंग थी। स्कूल के नल को वो छू नहीं सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति दूर से उनके हाथों पर पानी डालता था, तब जाकर वो पी पाते थे। और अगर कभी स्कूल का चपरासी मौजूद ना हो तो अक्सर उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। ये हर रोज उन्हें याद दिलाया जाता था कि समाज उन्हें कितना अपवित्र समझता है। और ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं था। कहीं आना जाना हो तो बैलगाड़ी वाले भी उन्हें बिठाने से मना कर देते थे। अगर कोई तैयार हो भी गया तो किराया 2 गुना लेता था और शर्त रखता था कि गाड़ी भीमराव खुद चलाएंगे। जाहिर है, अन्याय के ये कड़वे घूंट उनके अंदर एक आग जला रहे थे, इस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की आग। अब सवाल ये था कि इस अंधेरे से लड़ा कैसे जाए। युवा भीमराव को ये समझ आ गया था कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान ही हो सकता है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। और उन्होंने ये कर दिखाया। एक प्रगतिशील महाराजा की मदद और अपने अटूट इरादों के दम पर उन्होंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल कीं। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD की। यही नहीं रुके, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc की डिग्री भी ली और आखिर में बैरिस्टर एट लॉ भी बने। मतलब ज्ञान का एक पूरा जखीरा जमा कर लिया। लेकिन विडंबना देखिए, भारत के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक बनकर जब वो वापस लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इतनी सारी डिग्रियां भी उनकी जाति के दाग को नहीं मिटा सकी। जैसा कि उन्होंने कहा, अगर ये उच्च शिक्षा भी मुझे एक इंसान का दर्जा नहीं दिला सकती तो इस शिक्षा का क्या उपयोग है। अपमान का ये सिलसिला रुका नहीं। ऑफिस में लोग छुआछूत के डर से फाइलें उनकी तरफ फेंक कर देते थे। अपने ही दफ्तर में उन्हें पानी पीने नहीं दिया जाता था। बड़ौदा जैसे शहर में उन्हें रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था। हद तो तब हो गई जब उनकी जाति का पता चलने पर उन्हें एक सराय से बाहर फेंक दिया गया। उस रात एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अब वो किसी की नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इस जाति व्यवस्था को खत्म करने में लगा देंगे। और इसी फैसले के साथ अंबेडकर ने राजनीति के मैदान में कदम रखा। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर समाज को बदलना है तो राजनीतिक ताकत हासिल करना बहुत जरूरी है। इसका एक बड़ा उदाहरण था 1927 का महाड़ सत्याग्रह। ये सिर्फ पानी के लिए एक विरोध नहीं था, बल्कि ये अपनी इंसानियत का हक जताने की लड़ाई थी। आम्बेडकर ने हजारों दलितों के साथ उस सार्वजनिक तालाब से पानी पिया जिसे छूने की उन्हें इजाजत नहीं थी। ये सविनय अवज्ञा का एक बहुत ही ताकतवर प्रदर्शन था। लेकिन अब उनकी लड़ाई बड़ी हो चुकी थी। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में भारत के भविष्य को लेकर उनके और महात्मा गांधी के बीच गहरे मतभेद सामने आए। अंबेडकर का मानना था कि दलितों की सामाजिक आज़ादी सबसे पहले जरूरी है, जबकि गांधी जी के लिए राजनीतिक आज़ादी पहली प्राथमिकता थी। अंबेडकर जाति को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे, जिसे खत्म करना जरूरी है। वहीं गांधी जी इसे एक बुराई मानते थे, जिसे हिंदू धर्म अपने अंदर से सुधार सकता है। सबसे बड़ा टकराव हुआ दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग पर, जिसका गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया। मामला इतना बढ़ा कि गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार भारी दबाव में अंबेडकर को अपनी अलग निर्वाचक मंडल की मांग छोड़नी पड़ी। ये 1932 का पूना पैक्ट था, एक दर्दनाक समझौता। अंबेडकर ने बाद में इसे अपने लोगों की राजनीतिक आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी हार बताया। लेकिन देखिए, इतिहास कैसे करवट लेता है।
जिस इंसान को समाज ने हमेशा बाहर रखा, जिसे पानी तक पीने का हक नहीं दिया, अब उसी इंसान को एक नए और आज़ाद भारत का भविष्य लिखने की, उसके कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट बने। ये कोई छोटा काम नहीं था। एक ऐसा देश जहां अनगिनत भाषाएं, धर्म और जातियां थी और जहां सदियों से गहरी असमानता थी, उस देश के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने संविधान में वो सारी बातें डालीं जो एक आधुनिक देश की नींव होती हैं। सबसे पहले अस्पृश्यता यानी छुआछूत को गैर कानूनी बना दिया। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के खिलाफ समानता का हक दिया और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई की भी व्यवस्था की। यानी न्याय, आज़ादी और बराबरी के आदर्शों को उन्होंने देश के सबसे बड़े कानून का हिस्सा बना दिया। इतनी बड़ी राजनीतिक कामयाबियों के बाद भी अंबेडकर को ये लगने लगा था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए सच्ची बराबरी मिलना शायद मुमकिन नहीं है। और फिर 1935 में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू पैदा हुआ था क्योंकि इस पर मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के तौर पर मरूंगा नहीं। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने एक नए आध्यात्मिक रास्ते की तलाश शुरू कर दी, एक ऐसा रास्ता जो तर्क और बराबरी पर आधारित हो। ये तलाश करीब 2 दशक तक चली और आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने करीब 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सामूहिक धर्म परिवर्तन माना जाता है। ये जाति व्यवस्था से उनका एक तरह का आखिरी और निर्णायक नाता तोड़ना था। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी के आखिरी सालों में भी सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहा। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदू कोड बिल की जोरदार वकालत की। इस बिल का मकसद था महिलाओं को शादी, तलाक और संपत्ति में बराबरी का हक दिलाना। लेकिन जब संसद में इसका कड़ा विरोध हुआ और बिल पास नहीं हो पाया तो उन्होंने विरोध में कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया। इस एक कदम से उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके लिए सिद्धांतों की कीमत राजनीतिक पद से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उनके इसी काम ने भविष्य में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों की नींव रखी। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। उन्होंने एक न्याय पर आधारित देश का कानूनी ढांचा तो तैयार कर दिया, लेकिन उनका पूरा जीवन और उनका मिशन आज भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। 75 साल बाद भी क्या उनका काम वाकई पूरा हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी भारत और पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है।